हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स ओशन। सो ये जो हमारा बेसिकली सीरीज है, ये बेस्ड है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग के सिलेबस के बेसिस पे। इसमें हम लोग जो ये यूनिट है हमारी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की है। यहाँ पे हमारी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे। डेफिनेशन एंड ब्रांचेस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। सेकंड आता है डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड evaluation of sports psychology in India, current status and future direction, scope of sports psychology and methods of sports psychology। ये यूनिट 1 का पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन टू वेरियस कॉग्निटिव प्रोसेस, सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन के बारे में। Attention skill according to the Network's model of attention focus, attentional problems, attentional control, and then last is concentration, उसके principles and concentration improve करने की क्या क्या trainings होती हैं उसके basis पे। ऐसे ही हमारे अलग अलग units है जो हम आगे वाले videos में cover करेंगे। So first stage is definition and branches of sports psychology। तो फर्स्ट हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी क्या होता है? तो साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है माइंड एंड बिहेवियर की। तो हम जब भी कोई डेफिनेशन लिखते हैं तो हमें इसे लेमन लैंग्वेज में नहीं लिखना होता, थोड़े से साइंटिफिक टर्म्स यूज करने होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या चीज़ पे ध्यान देना है? साइंटिफिक स्टडी किस चीज़ की है? माइंड एंड बिहेवियर का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन हम आते हैं ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। जो डिफरेंट, अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है? वो भी एक ब्रांच है। वो एक डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांचेस होती है उसके अंडर में आती है। तो सबसे पहली चीज हमने देखी कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। देन हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी के उसके ऊपर। तो ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में क्या क्या चीजें हैं? क्लिनिकल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। सो ये बहुत मैंने शॉर्ट में बताया ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए, आपको ब्रीफ कर देंगे एंड आपको अपनी खुद की लैंग्वेज में एग्जाम में लिखना रहेगा। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या बोलती है? वो फोकस करती है डायग्नोस करती है और ट्रीट करती है हमारे मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू में। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या है? मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को डायग्नोस और ट्रीट करती है। देन आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या स्टडी करती है? हमारी मेंटल प्रोसेस को। तो इसमें कीवर्ड क्या हो गया? मेंटल प्रोसेस। इसमें क्या क्या चीजें होती है मेंटल प्रोसेस में? जैसे परसेप्शन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। परसेप्शन, हमने कैसे किसी चीज को समझा। मेमोरी मतलब हमने कैसे किस चीज को स्टोर किया अपने माइंड में। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमने ये सब चीजों के डेटा के थ्रू हमने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। देन आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होता है? जैसे जो भी हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं, जो भी हमारी ग्रोथ होती है साइकोलॉजिकली, और कैसे कैसे चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ। जैसे हम कोई भी इनिशियली कोई चीज़ सीखते हैं, फिर हम उस चीज़ में मास्टरी करने लग जाते हैं, तो वो हमारी साइकोलॉजिकल ग्रोथ है। हम एडवांस लेवल पे जाते रहते हैं। तो सपोज कोई भी एक प्लेयर है, इनिशियली बास्केटबॉल प्लेयर है, वो ड्रिबल करना सीखेगा, देन धीरे धीरे वो शूटिंग करना सीखेगा, फिर धीरे धीरे दोनों को मिक्स करके वो शूटिंग एंड बास्केटबॉल लेअप मारना सीखेगा। सो ये सारे आपके डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का पार्ट है। एंड चेंजेस अक्रॉस द लाइफ टाइम, जो आपकी लाइफ टाइम जो आपके चेंजेस होते रहते हैं, दैट इज द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। फिर आता है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या स्टडी करता है? वो किसी भी इंसान के इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करता है कि वो उसका बिहेवियर कैसा है लोगों के बीच में। तो हम उस चीज़ को क्या कहते हैं? इंडिविजुअल बिहेवियर। किस कॉन्टेक्स्ट में? सोशल कॉन्टेक्स्ट में, मतलब लोगों के बीच में उसका कैसा बिहेवियर है, उस चीज़ को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? सोशल साइकोलॉजी। देन आता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी का मतलब हमें ऑलरेडी पता है। सो हम जब उसको स्पोर्ट्स उसमें ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ये क्या करता है? ये फोकस करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग में, जहाँ पे हमारी मेंटल फैक्टर्स हमारे कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे स्पोर्ट्स और एक्सरसाइजेस को। अगर हम हैप्पी हैं, हम खुश हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं, तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर हम अंडर कॉन्फिडेंट हैं तो हम उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ इसमें बोली गई है कि जो हमारे मेंटल फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स और किसी भी परफॉर्मेंस में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसकी स्टडी को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को हम कहते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। सो ये इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो हमने 5 डिस्कस किए हैं, इसको हम डिटेल में ब्रीफ करके एग्जाम में लिख सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट आता है
कि डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो अब हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के लिए पर्टिकुलर डेफिनेशन देखेंगे। तो अगर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात की जाए तो ये स्टडी होती है जहाँ पे मेंटल और इमोशनल फैक्टर्स कैसे हमारी एथलीट की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कैसे किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते टाइम हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसी भी काम करने, किसी भी परफॉर्मेंस को, या फिर जो भी हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर हम कभी मैचेस खेल रहे हैं उन चीज़ों को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कैसे हमारा पार्टिसिपेशन अफेक्ट कर रहा है, उस सब की स्टडी को हम कहते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो हमें ये याद होना चाहिए कि सबसे पहला वर्ड आएगा कि इट इज अ स्टडी। किस चीज़ का? मेंटल एंड इमोशनल फैक्टर का। क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करती है किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस को जब भी वो किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करता है, तो कैसे उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसकी डेवलपमेंट में इफेक्ट करती है। इसको हम कहते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो ये डेफिनेशन हमको ऐसे याद होना चाहिए। हमें की टर्म्स याद होंगे तो हम थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस करके लिख सकते हैं। देन हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन। हिस्ट्री की बात करी जाए तो बहुत शॉर्ट में मैंने आपको इसमें हिस्ट्री बताई है कि अर्ली 20th सेंचुरी में कैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी स्टार्ट हुई थी। और ये नॉर्मन ट्रिपल्स ने स्टार्ट की थी 1898 पे। इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कैसे एक साइकिलिस्ट जो साइकिल चलाते हैं वो साइकिलिस्ट अच्छा परफॉर्म करता है ग्रुप में rather देन इंडिविजुअली परफॉर्म करता है। उसके ऊपर उन्होंने स्टडी की थी। सो अगर कोई भी साइकिलिस्ट ग्रुप में साइकिल चला रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा rather देन अकेले। उसको हम कहते हैं, उस स्टडी को हमने नाम दिया था सोशल फैसिलिटेशन। सो इसकी ये स्टडी आपको याद रहेगी कि कैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की स्टार्ट हुई थी। नॉर्मन ट्रिपलेट ने 1898 में ऑब्जर्व किया था, उस पर रिसर्च की थी कि कैसे कोई भी साइकिलिस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है ग्रुप में rather देन बीइंग एन अलोन। फिर आते हैं 1920s की बात करते हैं कि जो फर्स्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की लेबोरेटरी खुली थी वो किसने ओपन की थी? दैट इज कॉलेमन ग्रिफिथ। ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में ओपन हुई थी। देन आता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू। ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद में क्या क्या चीज़ें चेंजेस आई थी, तो वहाँ पे हमने फोकस किया था मेजरली मेंटल ट्रेनिंग पे, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस की कैसे मेंटल ट्रेनिंग को हमें ट्रेन करना है, कैसे वो रोल प्ले करती है किसी भी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस में, और कैसे वो किसी भी परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूशन देती है। देन 1970s की बात करें तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था और वो काफ़ी हद तक डिफरेंट एरियाज में लोग बाग उसको नोटिस करने लगे थे। तो द इमर्जेंस ऑफ अप्लाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी विथ नोटेबल फिगर्स लाइक ट्रेनर मार्टिन्स एंड ब्रूस ऑजलाइफ, इन लोगों ने भी इसके बारे में लिखा था और इसके बारे में काफ़ी स्टडीज की थी। देन आता है नेक्स्ट, करंट स्टेटस क्या अभी क्या टाइम पे क्या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का स्टेटस है। सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की अगर बात हम इंडिया में करें तो अभी बहुत ही लिमिटेड अवेयरनेस है और इतने ज़्यादा ट्रेन प्रोफेशनल्स भी नहीं है इस फील्ड में। बट इनिशियली ये धीरे धीरे इसका ग्रोथ हो रहा है, लोग इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं, लोग पढ़ाई कर रहे हैं इसके बारे में। सो इनिशियली जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मेजरली फोकस करता है फिजिकल फिटनेस पे, बट जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो मोर अबाउट नॉट इन जस्ट अ फिजिकल फिटनेस, वो हमारी और भी अलग चीज़ों को डेवलप करता है, जैसे कि आपका अटेंशन टू द मेंटल फिटनेस, आपका अटेंशन पावर, आपकी मेंटल फिटनेस को भी कैसे डेवलप किया जाता है वो हेल्प करता है हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, सिर्फ और सिर्फ ना कि फिजिकल फिटनेस को लेकर। देन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज लाइक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS, इन लोगों ने इन यूनिवर्सिटीज ने भी एक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जिसपे काफ़ी बच्चे अब एनरोल कर रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस समझने के बाद, एंड इसमें अच्छा खासा ग्रोथ एस्पेक्ट्स भी है। देन हमारे फ्यूचर में क्या है, ग्रोथ है कि नहीं है, वो चीज़ें देखी जाए तो एज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत ग्रो कर रहा है। ओलंपिक्स में भी हर टीम के साथ एक एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होता है। तो इवन नाउ डेज नेशनल टीम्स के साथ भी फेडरेशन ट्राई कर रही हैं। सो ग्रो कर रहा है, काफ़ी ग्रो कर रहा है। तो जो उसके फ्यूचर डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो ग्रोइंग रिकॉग्निशन और ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल प्रिपरेशन इन अचीविंग एथलेटिक सक्सेस। ये क्यों ग्रो कर रहा है, जैसे मेंटल प्रिपरेशन और देखा जा रहा है कि नोटेबल
परफॉर्मेंस चेंजेस है प्लेयर्स में, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, उनकी सक्सेस में इन्हांसमेंट हो रहा है, उसके कारण भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का और इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी लोग बाग परस्यू कर रहे हैं। देन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड प्रोफेशनल बीइंग ट्रेन्ड इन इंडिया। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का नंबर भी बढ़ा है, प्रोफेशनल्स ट्रेन भी हो रहे हैं इंडिया में। देन पोटेंशियल फॉर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी टू प्ले अ लार्जर रोल in areas such as talent development, sports coaching and performance enhancement. So स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का पोटेंशियल क्या है, जैसे कि हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, हमें स्पोर्ट्स कोचिंग में हेल्प कर रहा है, किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, तो इसमें भी इसका रोल है। देन हम नेक्स्ट आते हैं कि स्कोप क्या है हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का। तो बहुत सारे स्कोप होते हैं, हम अपने मन से भी आप एक बार सोच के देखिए क्या क्या स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के स्कोप हो सकता है। सो फर्स्ट हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन परफॉर्मेंस। सो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन परफॉर्मेंस कैसा है कि आपकी जैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होता है, हमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, आप स्ट्रेस को मैनेज करना समझते हैं। तो जो ये आपके साइकोलॉजिकल आपके माइंड रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो आपके कंट्रीब्यूट करते हैं परफॉर्मेंस में, जो कि हम विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं और इन्हांस कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ आती है मेंटल ट्रेनिंग एंड टेक्निक्स। हम अपनी मेंटल ट्रेनिंग और टेक्निक्स कैसे अचीव कर सकते हैं, जैसे विजुलाइज करके, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, सेल्फ टॉक। इट इज ऑफन यूज बाय एथलीट्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। जैसे हम विजुलाइज कर सकते हैं बिफोर द मैच, हम विजुलाइज कर सकते हैं कि कैसे कैसे हम अपने आप को, हमारी टीम और हम परफॉर्म कर रहे हैं, हम कैसे विनिंग टुवर्ड्स आवर गोल हम लोग पहुंच रहे हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक, हम ब्रीदिंग टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं कि हम अपनी, अगर हमारी हार्ट रेट बढ़ रही है तो हम उसको मिनिमाइज कर सकें, हम कंट्रोल कर सकें, हमें ब्रीदिंग इनहेल एक्सहेल करके। सेल्फ टॉक, हम खुद से बात करके कि हम अच्छा कर सकते हैं, कुछ मोटिवेशनल और ट्रिगर वर्ड्स होते हैं हम वो बोल सकते हैं, उससे उसे हम कहते हैं सेल्फ टॉक, जो कि अल्टीमेटली हेल्प क्या करता है एथलीट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। थर्ड आता है इंजरी रिहैबिलिटेशन। किसी भी प्लेयर को अगर इंजरी होती है, उसके बाद वो बहुत नर्वस हो जाता है, उसको एंजाइटी होने लगती है, उसको डर लगता है दोबारा खेलने में, तो विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हम उस इंजरी को रिकवर करने में, उस फियर को ओवरकम करने में, एंजाइटी डिप्रेशन को ओवरकम करने में आफ्टर इंजरी हमें हेल्प करता है। एंड दिस इज द स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। देन आता है टीम डायनामिक्स एंड लीडरशिप। टीम डायनामिक्स एंड लीडरशिप से हम ये समझते हैं कि कैसे आपका टीम वर्क, कम्युनिकेशन, लीडरशिप इन अ स्पोर्ट्स इम्प्रूव होता है। देन आता है यूथ एंड डेवलपमेंटल स्पोर्ट्स। यंग एथलीट्स हमारे मैनेज कर हेल्प करता है हमारे मैनेज करने में प्रेशर को, कोप अप करता है कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, और उनकी पर्सनल डेवलपमेंट ग्रोथ को भी फॉस्टर करता है, मतलब अच्छी करता है। दीज आर दी स्कोप्स ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। तो हमने 5 देखे, साइकोलॉजिकल फैक्टर, मेंटल ट्रेनिंग, इंजरी रिहैबिलिटेशन, देन आता है टीम डायनामिक्स एंड लीडरशिप, यूथ, डेवलपमेंटल स्पोर्ट्स। देन हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं मेथड्स ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। तो हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे कि डिफाइन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड मेथड ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो हमें ये बताना है, अगर हमसे स्कोप पूछे तो हमें ये 5 फैक्टर्स बताना है, इसके अलावा भी हम और सारे फैक्टर्स होते हैं वो भी देख सकते हैं, और इसको हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। देन आता है मेथड्स की बात करते हैं। तो मेंटल स्किल ट्रेनिंग। सो मेंटल स्किल ट्रेनिंग कैसी होती है कि हमें यहाँ पे एक गोल सेटिंग करने होते हैं। हमने गोल डिफाइन कर लिया, उसको हम बात करेंगे, खुद से सेल्फ टॉक करेंगे, विजुलाइज करेंगे कि हम कैसे उस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम मेंटल रिहर्सल करेंगे, बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। देन आता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसको सीबीटी को क्या होता है, अब हमें ना कैसे याद कैसे करेंगे इन सब चीज़ों को भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। सीबीटी के बारे में बोलते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल अप्रोच होती है जहाँ पे एक एथलीट नेगेटिव थॉट्स को कन्वर्ट करता है एंड उस पैटर्न को समझता है, उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करने का ट्राई करता है। सो ये जो थेरेपी है वो हेल्प करता है किसी भी एथलीट को नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करने में और पैटर्न को समझ के अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करने में। देन आता है रिलैक्सेशन टेक्निक। रिलैक्सेशन टेक्निक्स क्या होती है, जहाँ पे हमारी मसल्स को रिलैक्स किया जाता है जब वो एकदम टेंस्ड हो जाती है या फिर हमारी हार्ट रेट्स बढ़ जाती है, तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं उस एंजाइटी और स्ट्रेस को मैनेज करने में। सो नेक्स्ट आता है, ये बहुत सारी और भी मेथड्स हैं, गोल सेटिंग करना, कंसंट्रेशन करना, बढ़ाना अपना,
एंजाइटी एंड अराउजल लेवल को कंट्रोल करना, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को फोकस करना, देन फोकस करना, देन दिस टाइप ऑफ थिंग, सेंटरिंग करना, किसी भी चीज पे फोकस करना। सेंटरिंग मतलब बहुत सारी चीजों में से किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पे सेंटर होकर फोकस करना। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना, विजुलाइज करना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेंटल ट्रेनिंग टेक्निक्स है। जैसे अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? गोल सेटिंग फॉर GCARFCPV। सो इसको ब्रेक कर लीजिए। AR, इसको GCCPV। सो G से गोल सेटिंग, C से कंसंट्रेशन, A से एंजाइटी एंड अराउजल कंट्रोल, R से रिलैक्सेशन टेक्निक, F से फोकसिंग, सेंटरिंग, पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड विजुअलाइजेशन। इसमें से अगर आपको थोड़ा भी याद रहेगा तो आप 5-6 चीजें लिख सकते हैं। जैसे V से याद रह जाएगा हमें विजुअलाइजेशन, P से हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक, C से हमें कंसंट्रेशन या फिर सेंटरिंग याद रह जाएगा, G से हमें याद रह जाएगा गोल सेटिंग, C से हमें कंसंट्रेशन, A से एंजाइटी एंड अराउजल कंट्रोल, R से रिलैक्सेशन टेक्निक, F से फोकसिंग। नेक्स्ट हम आते हैं बायो फीडबैक। ये भी हमारी मेथड है। बायो फीडबैक क्या होता है? ये एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जहाँ पे हमारी हार्ट रेट या मसल टेंशन को प्रोसेस किया जाता है, और एथलीट को समझ में आता है कि कैसे वो अपनी इन हार्ट रेट या मसल टेंशन को समझ सके एंड उस चीज को कंट्रोल कर सके। जैसे हम जो वेरेबल्स होते हैं, जैसे कि हम वॉच पहनते हैं, वॉच के थ्रू हम अपना हार्ट रेट मेजर कर सकते हैं कि हाँ हमारी हार्ट रेट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, हमारा टेंशन, उससे हमें समझ में आएगा कि हमारा हार्ट रेट बढ़ रहा है, मतलब हमारे बॉडी में टेंशन इंक्रीज हो रहा है। तो वो हमारी कौन से मेथड हो गए? बायो फीडबैक। देन साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, इंडिविजुअल एथलीट्स पर्सनालिटी एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स टू टेलर साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन। इसमें क्या होता है कि अंडरस्टैंड करना, समझना है हर अलग अलग इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को, कि वो कैसे उसकी मेंटल प्रोग्रेस है, क्या उसकी मेंटल कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग उसको टेलर करना, मतलब उसके हिसाब से इंटरवीन करना, उसके हिसाब से चीजें समझ के उसका प्लान बनाना और उसकी चीजों को डील करना, उसको कहते हैं हम टेलर करना उसके साइकोलॉजिकल नीड्स को। देन आता है ग्रुप टेक्निक्स। ग्रुप टेक्निक्स में क्या होता है? हम टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, कम्युनिकेशन वर्कशॉप जहाँ पे हम कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में बात करते हैं, जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट लड़ाइयाँ हैं उनको रिजॉल्व करते हैं, ताकि हमारी टीम बॉन्डिंग एंड टीम कोहेजन को हम इम्प्रूव कर सके। देन हमारा आता है समरी में, यही सब चीजें बताइए कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होता है, क्या हेल्प करता है, इसका क्या क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है। अल्टीमेटली स्पोर्ट्स साइकोलॉजी किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस को, उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है, ताकि अल्टीमेट गोल क्या है? ताकि हमारी परफॉर्मेंस एनहांस हो सके। ये हमारा अल्टीमेट गोल है एंड उसकी मेंटल कंडीशन अच्छी रहे। देन इंडिया में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी काफ़ी हद तक अच्छे लेवल पे डेवलप कर रही है, और इससे हमारे एथलीट्स की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो रही है। देन आता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हम लोगों ने पार्ट 2 की बात की थी, दैट इज इंट्रोडक्शन टू वेरियस कॉग्निटिव प्रोसेस। तो टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस में क्या है? अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, परसेप्शन, रीजनिंग, अलग अलग टाइप की और भी चीज़ें। सो कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होती है? ये एक मेंटल प्रोसेस होती है जहाँ पे हम एक्वायर करते हैं, मतलब गेन करते हैं, उस चीज़ को लेते हैं, किसी भी नॉलेज को समझते हैं और उस मेमोरी को समझते हैं, और उसके उस मेमोरी को स्टोर करते हैं, फिर अपना जजमेंट देते हैं, उसके सोल्यूशन निकालते हैं, और उसके लास्ट में ये सब चीज़ें होने के बाद हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस। सो कॉग्निटिव प्रोसेस की फर्स्ट लाइन क्या दी जाएगी कि एक मेंटल प्रोसेस है। तो तुम्हारा कीवर्ड क्या हो गया? ये एक मेंटल प्रोसेस है जहाँ पे हम इन्वॉल्व क्या होते हैं, किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं? किसी भी नॉलेज को एक्वायर करने में या फिर समझने में। अब कैसे करेंगे? परसेप्शन, मेमोरी, जजमेंट, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू। इम्पोर्टेंस क्या है स्पोर्ट्स में? ये किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस को समझने में, परसीव करने में, रिस्पॉन्ड करने में ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस हेल्प करती है। देन these processes are essential in high pressure situation where quick decision making is crucial। मतलब cognitive process क्या हेल्प करती है? जब आप बहुत हाई प्रेशर सिचुएशन पे हो और हमें क्विक डिसीजन लेना है, तब हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस हमको हेल्प करती है, जहाँ पे हमें एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कोई भी डिसीजन लेना होता है। कि सपोज करो बीइंग एन बास्केटबॉल प्लेयर, मैं ड्राइविंग के लिए जा रही हूँ तो सडनली एक डिफेंडर आ गया,
तो मुझे क्विक डिसीजन लेने की, या तो मैं शॉर्ट मारूं या तो फिर मैं आउटलेट उसको पास निकालूं। सो ये हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस का एक पार्ट है एंड ये हमारी इंपॉर्टेंस में भी आता है। देन की कॉग्निटिव प्रोसेस इन स्पोर्ट्स, कुछ की फैक्टर्स क्या, की एस्पेक्ट्स क्या क्या है? सेंसेशन एंड परसेप्शन, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। सो मैं इसको आपको ट्रिक बताऊंगी कि याद भी कैसे करते हैं। तो सेंसेशन एंड परसेप्शन की कैसे कोई भी एथलीट इंटरप्रेट और उस स्टिमुलाई पे रिएक्ट कर रहा है। अटेंशन एंड कंसंट्रेशन हमारा फोकस करता है कि हम जो मेंटल रिसोर्सेज है उससे क्या हमारी परफॉर्मेंस इनहांस हो रही है, कैसे इनहांस हो रही है। मेमोरी एंड लर्निंग, हम कैसे स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे कि हम वो जो इंफॉर्मेशन है उसको रिटेन आप अपने स्टोर कर सके, उन टेक्निक्स और स्किल्स को अच्छे से लर्न कर सके। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है एंड डिसीजन मेकिंग, कि हमने क्विक उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया और बेस्ट मेथड को चूज किया ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके एंड डिसीजन ले सके। देन बहुत सारी चीजें हैं इसमें कि कॉग्निटिव प्रोसेस इन स्पोर्ट्स में बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स है। सो जैसे हम देख सकते हैं, पी से परसेप्शन, ए से अटेंशन, देन हमारा आता है कॉन्सेंट्रेशन एंड सेंसेशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड सेंसेशन। सो यहाँ से हम याद कर सकते हैं पैक्स, परसेप्शन, अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड सेंसेशन। हम जैसे एब्स पैक्स ऐसे याद रखते हैं ना, वैसे पैक्स में इसमें सी है, PACS। सो पैक्स, परसेप्शन, अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड सेंसेशन। फिर आते हैं मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन। सो यहाँ पे मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। देन आ जाता है हमारा रीजनिंग। सो यहाँ पे आ जाएंगे हमारा रीजनिंग। सो पैक्स, MP से मध्य प्रदेश, DR से डॉक्टर। सो परसेप्शन, अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, सेंसेशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड रीजनिंग। इट्स सो इजी टू रिमेंबर। सो हमेशा याद रखेंगे आप लोग पैक्स, MP, डॉक्टर। तो ये हमें याद हो गया। अब इसमें हमें अगर कोई भी कॉग्निटिव प्रोसेस की बात करेगा तो हमें इसके बेसिस पे याद रखना और इसको लाइन से ब्रीफ कर देना है। तो परसेप्शन को हम धारणा भी बोलते हैं। अब परसेप्शन क्या होता है? ये इन्वॉल्व करता है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने में और अंडरस्टैंड करने में इन्वायरमेंट को। इट enables athletes to identify and react to important cues. सो इसका एग्जाम्पल है कि कोई भी क्रिकेटर अगर बॉल को परसीव करता है कि कैसे वो स्पिन कर रही है, कैसे ट्रैजेक्टरी को डिसाइड करता है कि कैसे वो बॉल मेरे पास आएगी और मैं उसको अप्रोप्रिएट शॉट ले सकूंगा, तो ये मेरा परसेप्शन हुई, ये मेरी धारणा हुई। देन आता है अटेंशन। अटेंशन मतलब ध्यान देना। सो अटेंशन क्या है? एक ये एबिलिटी है जो फोकस करती है रेलेवेंट स्टिमुलाई व्हाइल इग्नोरिंग डिस्ट्रैक्शन। It ensures the athlete concentration on the most crucial critical element during the play. जो ये हमें हेल्प करती है कि हमें जो भी डिस्ट्रैक्शन है इन सबको इग्नोर करना, हमें फोकस रहना, और इंश्योर करती है कि एथलीट का कॉन्सेंट्रेशन इन मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट होता है ड्यूरिंग द प्ले वो मेंटेन रहे। जैसे कि कबड्डी प्लेयर फोकस कर रहा है रेडर्स के फुटवर्क पे और एंटिसिपेट कर रहा है कि उसका अगला मूव क्या होगा और उसके हिसाब से अपने अटेंशन पे ध्यान दे रहा है। तो ये हो गया अटेंशन। देन सी से क्या था? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को हम एकाग्रता भी बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन एक एबिलिटी होती है जो मेंटेन करती है हमारा फोकस किसी भी गोल या टास्क पे, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करती है ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को इनहांस कर सके। जैसे एग्जांपल इसमें दिया है, जुडोका फोकसिंग सोली ऑन देयर अपोनेंट्स मूवमेंट ड्यूरिंग अ मैच हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन अचीविंग सक्सेस। सो जो जुडोका है वो फोकस कर रहा है दूसरे सामने वाले के मूवमेंट्स पे, उसके पुराने मैच हाइलाइट्स पे, ताकि उसका कंसंट्रेशन बढ़ सके और उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा हो सके और अपनी सक्सेस के टुवर्ड्स वो बढ़ सके। ये आप अपने गेम रिलेटेड भी इसके एग्जांपल्स बता सकते हैं। देन आता है सेंसेशन। सेंसेशन को हम संवेदन भी बोलते हैं। ये सेंसेशन इन्वॉल्व करता है डिटेक्टिंग फिजिकल स्टिमुलाई सच एज साउंड, टच एंड विजन। इट इज अ फाउंडेशन फॉर द परसेप्शन एंड रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है? इसमें हम एथलेटिक्स का आंसर दे सकते हैं कि जब कोई भी रेस स्टार्ट होती है तो जो वो साउंड आता है या फिर क्लैपर का या फिर गन का, तो वो साउंड सुनते से ही तुरंत रनर भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इट इज अ पार्ट ऑफ सेंसेशन। एंड या फिर किसी भी मैच में विसल का जो साउंड होता है या फिर आपके पेरिफेरल विजन होते हैं, हमें साइड से दिखती हैं चीजें, उन सब चीजों को हम किस में काउंट करते हैं?
सेंसेशन में। देन आता है मेमोरी। मेमोरी जो भी हम डेटा है उसको स्टोर करते हैं या फिर रिट्राइव करते हैं इन्फॉर्मेशन को फॉर द डिसीजन मेकिंग और हमारे एग्जीक्यूट करने में स्किल को इफेक्टिवली। जैसे जो भी मेमोरी हमें जो चीजें सीखी उसको स्टोर करना, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, और जब हमें उस इन्फॉर्मेशन की नीड पड़े उस इन्फॉर्मेशन को निकालना, और ताकि वो हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके और हमारी स्किल को इफेक्टिवली हम एग्जीक्यूट कर सके, मतलब परफॉर्म कर सके। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरीके की होती है। देन इसका एग्जांपल है कि एक रेसलर रिकॉल कर रहा है अपने अपोनेंट्स के पास्ट मूव को, पुराने उसकी प्रैक्टिस को, कैसे काउंटर अटैक करता था, जो भी चीजें थी स्ट्रैटेजीज को, ताकि वो अपनी रीसेंट परफॉर्मेंस में इंक्लूड कर सके और अपनी स्ट्रैटेजीज को शोकास कर सके। देन आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम समस्या समाधान भी बोलते हैं, जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं सोल्यूशंस को। कब? जब भी कोई चैलेंज आया या फिर ऑब्स्टेकल आया हुआ है उस टाइम पे। इट इज एसेंशियल फॉर टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। हमारी टैक्टिकल मतलब हम ड्यूरिंग द मैच क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं, क्या टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, उसको हम टैक्टिकल एडजस्टमेंट बोलते हैं ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन। जैसे किसी बैडमिंटन प्लेयर ने अडेप्ट की कोई स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द मिड गेम और रिकग्नाइज कर रहा है कि अपोनेंट का वीक है, बैक हैंड वीक है, और तो वो सारी की सारी ट्राई करेगा कि जो उसकी शटल्स जा रही है उसके बैक हैंड्स पे जाए, ताकि उसने, अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे है कि मुझे पता, मैंने एनालाइज किया कि इसका बैक हैंड वीक है, तो मैंने उस प्रॉब्लम को समझा और अब मैंने उस चीज को, प्रॉब्लम को समझा कि ये इसकी प्रॉब्लम है। देन डिसीजन मेकिंग में क्या पार्ट आएगा कि मैं सारी ट्राई करूंगी कि सारे के सारे जो शॉट्स मारूं या ड्रॉप शॉट मारूं या स्मैश मारूं, वो मैं सारे के सारे उसके बैक हैंड पे मारूं। तो डिसीजन मेकिंग का पार्ट क्या हो गया कि डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द अवेलेबल ऑप्शंस। क्विक एंड एक्यूरेट डिसीजंस आर क्रूशियल इन हाई प्रेशर स्पोर्ट्स सिनेरियोज। हमें क्विक और एक्यूरेट डिसीजन लेना होता है जब हमारा बहुत हाई प्रेशर सिनेरियोज होते हैं उस टाइम पे। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अ बैडमिंटन प्लेयर डिसाइडिंग बिटवीन अ ड्रॉप शॉट और अ स्मैश बेस्ड ऑन द अपोनेंट्स पोजीशन डेमोन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। देन आता है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग क्या है कि रीजनिंग हेल्प्स एथलीट्स थिंक लॉजिकली एंड ड्रॉ कंक्लूजन बेस्ड ऑन द एविडेंस, इंप्रूविंग स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन। ये एथलीट को हेल्प करता है कि वो लॉजिकली सोचे और उस पर कंक्लूजन ड्रॉ करे ऑन द बेसिस ऑफ जो भी एविडेंस है, जो भी स्ट्रैटेजी उसने एग्जीक्यूट करी है, उन सब चीज़ों पे। जैसे अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर एनालाइजिंग स्प्लिट टाइम्स बिटवीन द previous laps to adjust their pacing strategy, demonstrate the use of reasoning to enhance the performance। कि एक एथलीट रनर ने टाइम को डिवाइड करके देखा कि किस किस लैप में कितना कितना लैप में टाइम लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी पेस बढ़ाना है कम करना, उस स्ट्रैटेजी को समझा और उसके अकॉर्डिंग उसने परफॉर्म किया ताकि उसकी परफॉर्मेंस इनहेंस हो सके। तो ये सब हमारे पार्ट किस चीज़ के थे? ये हमारे सारे पार्ट कॉग्निटिव प्रोसेस के थे। तो पैक्ट एमपी डॉक्टर आपको याद रखना है, परसेप्शन, अटेंशन, कंसंट्रेशन, सेंसेशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड रीजनिंग। तो हमें यहाँ पे आई थिंक सो आपको होपफुली याद हो गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं अटेंशन स्किल्स, निट्सर मॉडल ऑफ अटेंशन फोकस। ये सब चीज़ें क्या होती है, अटेंशन स्किल्स क्या होती है, निट्सर मॉडल क्या होता है, एंड सो हम इस पर वर्क करते हैं। सो अटेंशन स्किल क्या होती है? एक सिलेक्टिव अटेंशन होता है, सस्टेन्ड अटेंशन होता है, ऑल्टरनेटिंग अटेंशन होता है। सिलेक्टिव में जहाँ पे आपको सारे बाकी की चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, आप किसी भी एक चीज़ पे फोकस करते हैं। सस्टेन्ड अटेंशन मतलब आप बहुत लंबे समय तक उस पर फोकस करते हैं। एंड ऑल्टरनेटिंग अटेंशन में जहाँ पे आपको किसी कभी इस चीज़ पे कभी उस चीज़ पे, ऑल्टरनेटिंग डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट चीज़ों पे आपको अपना अटेंशन देना होता है। देन आता है नेटवर्क्स मॉडल ऑफ अटेंशन। क्या कहता है? ये 2 डायमेंशन पे बात करता है, एक विड्थ पे, विड्थ ऑफ अटेंशन जहाँ पे ब्रॉड और नैरो होता है, एंड डायरेक्शन ऑफ अटेंशन जहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल होता है। ये इस टाइप का मॉडल होता है। इसमें ब्रॉड एक्सटर्नल, नैरो एक्सटर्नल, ब्रॉड इंटरनल, नैरो इंटरनल 4 चीजें होती है। सो जो ब्रॉड एक्सटर्नल होता है वो डिफरेंट मल्टीपल क्यूज पे मॉनिटर करता है। नैरो मतलब कम, तो वो एक ही टाइप की चीज पे फोकस करता है। ब्रॉड इंटरनल ये स्ट्रैटेजीज और गेम प्ले ब्रॉड चीजों पे, बड़ी चीजों पे इंटरनली ध्यान देता है। नैरो इंटरनल स्पेसिफिक एक चीज पे और छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देता है।
सो इसको हम प्रॉपरली देखा जाए तो ये ऐसे बनेगा इसका डायग्राम, ये आपको एग्जाम में बना के आना है। तो जो लॉन्जिट्यूडनल है, जो लंबा वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे ब्रॉड आएगा और यहाँ पे नैरो आएगा, और जो वर्टिकल है इसको कहते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब इसमें हमें क्या चीजें मेजरली लिखनी है? एक्सटर्नल नैरो में एक्टिंग, असेसिंग, यहाँ पे प्रिपेयरिंग एंड एनालाइजिंग। सो यहाँ पे एक्टिंग, प्रिपेयरिंग, एनालाइजिंग एंड असेसिंग। सो ट्रिपल ए एंड पी। सो जो सबसे पहला है एक्टिंग, यहाँ पे क्या होता है? एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर फुटबॉल प्लेयर फोकस कर रहा है बॉल पे एंड गोलकीपर रेडी टू टेक अ पेनल्टी, यहाँ पे फुटबॉलर रेडी है, फोकस कर रहा है अपनी बॉल पे और गोलकीपर पे, ताकि वो रेडी है, एक्ट कर रहा है वो कि वो पेनल्टी ले सके। तो ये नैरो एक्सटर्नल का पार्ट है। देन एक्सटर्नल ब्रॉड का पार्ट आ जाता है। सो सबसे पहले तो ये चीज थी प्रिपेयरिंग। इंटरनली एंड नैरो की बात है तो सबसे पहले ये चीज देखनी कि प्रिपेयर कर रहा है, कैसे विजुलाइज कर रहा है कि वो स्कोर कर रहा है एक सक्सेसफुल पेनल्टी, वो सोच रहा है कि मैं एक सक्सेसफुल पेनल्टी ले रहा हूँ, वो सीधे गोल हो रहा है। उसके बाद वो एक्टिंग कर रहा है। देन आता है एसेसिंग। एसेसिंग में क्या कर रहा है? वो फुटबॉल प्लेयर एसेस कर रहा है डिफेंसिव पोजीशन ऑफ द अपोजिशन, वो एसेस कर रहा है कि कहाँ कहाँ पे मेरे डिफेंसिव प्लेयर्स खड़े हैं और उनकी पोजीशंस को डिफाइन कर रहा है। तो वो पार्ट आ गया एक्सटर्नल एंड ब्रॉड, एक्सटर्नल एंड ब्रॉड। देन आता है इंटरनल एंड ब्रॉड, वो एनालाइज कर रहा है कि फुटबॉल कैप्टन थिंकिंग अबाउट व्हाट अटैकिंग स्ट्रैटेजी टू यूज। अब इसमें इंटरनल एंड ब्रॉड में क्या है? वो एनालाइज कर रहा है कि एक फुटबॉल प्लेयर का जो कैप्टन, फुटबॉल टीम का जो कैप्टन है, कि वो क्या ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करे कि उसका अटैकिंग स्ट्रैटेजी यूज करे ताकि वो गोल हो सके। दैट इज एनालाइजिंग। सो याद रहेगा आपको जो लॉन्जिट्यूडनल चीजें हैं ये वाली, ये ब्रॉड एक्सटर्नल, एंड जो वर्टिकल है वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल। सबसे पहले पी आ जाएगा प्रिपेयरिंग, कि हमने एक सक्सेसफुल पेनल्टी ले ली है, फिर हमने एक्ट किया है कि हमने देख लिया कि फोकस क्या किया एक्ट करने के लिए कि गोलकीपर कहाँ खड़ा है, बॉल कहाँ रखी है। देन हमने एसेस किया कि कहाँ कहाँ पे डिफेंसिव प्लेयर्स खड़े हैं, एंड देन एनालाइज किया कि हम कैसे अटैक कर रहे हैं। तो ये चारों चीजें आपकी कंप्लीट होती है। देन इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देन उसके बाद आती है बात कि अटेंशन के साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो ओवरलोड, अगर हमने ज्यादा इंफॉर्मेशन ले ली तो हमें उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में प्रॉब्लम आएगी, हमें कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाएगा जिससे हमारा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये बात होती है ओवरलोड की। देन आता है अंडरलोड, जब हमारे पास प्रॉपरली इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो हमें बोरियत लगने लग जाएगी, हमारा कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होने लग जाएगा। तो दैट इज लीडिंग टू बोर्डम एंड लैक ऑफ फोकस। देन डिस्ट्रैक्शन, अब जो क्राउड है, वेदर है, ये सब हमारे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है। और इंटरनल डिस्ट्रैक्शन क्या है कि हमें सेल्फ डाउट हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, इससे हमारा फोकस कम होता है। तो हमारी अटेंशन की तीन प्रॉब्लम्स है, ओवरलोड, अंडरलोड एंड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल दो टाइप के होते हैं। देन हमारे अटेंशन को कंट्रोल कैसे करें? सो इसकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं? तो एक माइंडफुल प्रैक्टिस, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, यूजिंग attention cues, focusing on the feel of ball rather than external distraction. तो माइंडफुल प्रैक्टिसेस मतलब हम सेल्फ टॉक करेंगे, हम विजुलाइज करेंगे कि हम जीत रहे हैं, हम अच्छा गोल मार पा रहे हैं। कॉग्निटिव रिफ्रेम, हम अपने माइंड को प्रिपेयर करेंगे कि कैसे हम चीजें कर सकते हैं, हम पॉजिटिव रहेंगे। देन अटेंशनल क्यूज, हमें फोकस करना है बॉल पे, हम वाइल प्लेइंग एनी गेम हमें ग्राउंड के अंदर पे चीज़ों पे फोकस करना है, रादर देन हमें क्राउड पे फोकस ना करते हुए हमें एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है। देन कंसंट्रेशन की बात करते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या होता है? एक ये, अब इसकी हमको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जैसे एक ये एबिलिटी है, डायरेक्ट मेंटल फोकस ऑन रेलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस व्हाइल ब्लॉकिंग आउट डिस्ट्रैक्शंस, क्रिटिकल फॉर एथलीट इन परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स टास्क अंडर प्रेशर। ये एक एबिलिटी होती है कि मेंटल प्रैक्टिस होती है जो कि रेलेवेंट होती है हमारी परफॉर्मेंस से, जहाँ पे हम ब्लॉक आउट करते हैं डिस्ट्रैक्शंस को, मतलब इन चीज़ों को हम हटाते हैं, और ये अल्टीमेटली हेल्प करता है हमारे एथलीट के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। कब? जब वो एक कॉम्प्लेक्स टास्क कर रहा हो या फिर वो अंडर प्रेशर में हो। इसके पार्ट्स क्या है? कॉन्सेंट्रेशन में फोकस, अटेंशन, हमें फोकस रहना होता है एक सिंगल टास्क या गोल पर अटेंशन कॉन्सेंट्रेट करना होता है। मेंटल एफर्ट, हमें मेंटेन करना होती है हाई एनर्जी और हमें बहुत लंबे समय तक भी एक ही चीज़ पे फोकस रहना पड़ता है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू स्विच द फोकस एज नीडेड बेस्ड ऑन द चेंजिंग डिमांड ऑफ द स्पोर्ट्स।
हमें फ्लेक्सिबिलिटी से ये बात होती है कि हमें अपने अटेंशन को, कंसंट्रेशन को स्विच करना पड़ता है। सपोज कभी हमने शॉट पे कंसंट्रेशन किया, कभी हमने डिफेंडर पे कंसंट्रेट किया, कभी हमने पोजीशंस पे कंसंट्रेट किया कि कहाँ कहाँ पे है। तो ये सब कंसंट्रेशन के पार्ट्स। तो क्या क्या पार्ट है? फोकस, अटेंशन, मेंटल एफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देन व्हाट आर द प्रिंसिपल? तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज कंसंट्रेशन एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये हमें पता होना चाहिए। सिलेक्टिव अटेंशन, focus on the presentation, control awareness and avoiding overthinking. So concentration का फर्स्ट प्रिंसिपल है कि सिलेक्टिव अटेंशन, हमें हर चीज पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ कुछ चीजों पे फोकस होके ध्यान देना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देन फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन, हमें डिस्ट्रैक्शन को हटाना है, हमारी पास्ट मिस्टेक्स पे ध्यान नहीं देना है और पास्ट मिस्टेक्स पे समझ के हमारे फ्यूचर आउटकम्स पे काम करना है। देन प्रेजेंट पे ध्यान देना है, हमें पास्ट जो हमें मिस्टेक्स करी है उनसे समझना है, उन चीज़ों पे, गलत चीज़ों को बार बार ड्रैग नहीं करना है। देन कंट्रोल एंड अवेयरनेस, कैसे हमें कंट्रोल करना है चीज़ों को, डायरेक्ट अटेंशन ध्यान देना है एंड हमें अंडर द स्ट्रेसफुल कंडीशंस पे। सो बीइंग एबल टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट वंस अटेंशन अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन, कि हमें अपने स्ट्रेसफुल कंडीशंस पे भी कैसे फोकस करना है एंड कंट्रोल करना है। देन अवॉइड ओवर थिंकिंग, अगर हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमारी चीज़ें सही नहीं होती हैं। सो ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है। फोकसिंग ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल रादर देन ओवर एनालाइजिंग एवरी स्टेप, हमें उस स्किल को एग्जीक्यूट करना है रादर देन हम उसको सोचते जाएं, करते जाएं, सोचते जाएं, तो हमारी ओवर थिंकिंग चीज़ों को खराब कर देती है। देन कॉन्सेंट्रेशन को हम बढ़ाएं कैसे, क्या क्या ट्रेनिंग्स हैं हम अडॉप्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज गोल सेटिंग, अगर हमारे गोल होगा तो हमें उस चीज़ को टारगेट करने पे, चीज़ें करने में हेल्प होगी। अगर हमारा कोई गोल ही नहीं है तो हम उस चीज़ को अचीव ही नहीं कर पा रहे, हम किस लिए कोई चीज़ कर रहे हैं, हमारा कोई गोल ही नहीं है। सो गोल सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, ये नहीं कि हमने कुछ भी गोल सेट कर लिया है। सो इट शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक और हमारे जो भी डायरेक्शन फोकस है, हमारे स्टेप्स है, वो सारे के सारे उसके टुवर्ड्स होने चाहिए। देन विजुअलाइजेशन, हमें उस चीज़ को विजुअलाइज करना है कि हमने मेंटल इमेजिनेशन करनी है कि हमने अपनी परफॉर्मेंस को सक्सेसफुली किया है और हमारे ये चीज़ें हमारी क्या हेल्प करती है कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में। देन ब्रीदिंग टेक्निक, अगर हमारी नर्वसनेस को काम करने में हेल्प करती है, ये भी हमारी ट्रेनिंग है जहाँ पे हम लॉन्ग ब्रीदिंग्स एग्जीक्यूट करते हैं। देन सेल्फ टॉक, हमें पॉजिटिव टॉक्स करनी है ताकि हम मोटिवेटेड रहें। देन अटेंशनल फोकस ड्रिल्स, हमें स्पेसिफिक चीज़ों पे अटेंशन देना है, जैसे कि विसल का साउंड पे ध्यान देना है, क्लैपर के साउंड पे ध्यान देना है, ताकि हमारा इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस ना हो। तो इसके लिए हम बना सकते हैं गोल सेटिंग, विजुअलाइजेशन, ब्रीदिंग, सेल्फ टॉक एंड अटेंशन। बी से बस, जीवी, जीवी बस ए। सो जी से गोल सेटिंग, विजुअलाइजेशन, ब्रीदिंग टेक्निक, सेल्फ टॉक एंड अटेंशनल। देन नेक्स्ट आता है ये और भी चीज़ें कि फीलिंग हाई, आप अच्छा हेल्थ है, आपको खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना है, कंट्रोल रखना है, क्लियर फीडबैक होना चाहिए, क्लियर गोल्स होने चाहिए, एक्टिंग अवेयरनेस मर्जिंग, कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, चैलेंज होना चाहिए एंड टाइम परसेप्शन होना चाहिए। देन यही चीज़ इसमें सब बताई गई है कि कौन से जो कॉग्निटिव प्रोसेस होती है किस चीज़ का पार्ट होती है, सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, ये इसकी क्रूशियल चीज़ें पार्ट होती है जो हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। देन अटेंशन हमारा डिवाइडेड डिफरेंट स्किल्स पर, सिलेक्टिव, सस्टेन्ड अटेंशन, ये हमारा हेल्प करती है, फोकस करती है कि हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सके और हमारी फोकस रहे। लिट्सवर मॉडल क्या बात करता है, ये 4 एस्पेक्ट्स पे बात करता है, ब्रॉड, नैरो, एक्सटर्नल, इंटरनल पे। एंड कंसंट्रेशन हमने लास्ट में बात ही करी है कि हमारी टास्क रिलेटेड चीज़ों पे बात करता है, हमारा इम्प्रूव करता है कंसंट्रेशन थ्रू ट्रेनिंग टेक्निक्स, गोल सेटिंग, विजुअलाइजेशन एंड रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट यूनिट हमारी होगी इमोशनल प्रोसेस